नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सोशल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं। अगर बताए गए सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो आपके एग्जाम में आपके 10 से 12 नंबर इसी वीडियो से पक्के होने वाले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो यहां पर मैंने क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो वर्ष 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, वन लाइनर में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम में रहने वाली है। इस वीडियो में आपके लिए 160 से भी अधिक क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहां पर कहता है कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बागान में काम करने वाले मजदूरों को असम में क्या कहते थे? पाइक कहते थे। किस विदुषी ने स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक, कौन सी पुस्तक? स्त्री पुरुष तुलना, ठीक, का लेखन किया था? ताराबाई शिंदे ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जान लेते हैं कि ताराबाई शिंदे कौन थी। ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। उनका जन्म आधुनिक महाराष्ट्र के बुलठाड़ा के बरार प्रांत में हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहां पर स्थित हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें स्थित हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस नगर से किया था ना? तो इन्होंने किया था लखनऊ से। नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। ठीक, अगर पूछे कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। झांसी से झांसी की रानी ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग होते हैं उनको उभरते हुए उद्योग या सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमध्य क्षेत्र की जो कृषि होती है वहां पर कैसी कृषि की जाती है? फल उगाने वाली कृषि की जाती है। एक बात और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि खट्टे फलों वाली कृषि किस क्षेत्र में की जाती है तब भी आप बताएंगे कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसदार वाले फलों की कृषि की जाती है जिसके अंतर्गत अंगूर, संतरा इत्यादि आते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को कहा जाता है? द्वितीयक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी कच्चे माल को मतलब कि अन्य रूप दे दो तो उसी को कहते हैं द्वितीयक क्रिया। जैसे यहाँ पर समझा देता हूँ, उदाहरण के तौर पर कपास आ जाए, कपास से क्या बना दो? सूती वस्त्र बना दो। सूती वस्त्र बना दो तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्वितीयक क्रिया हो जाएगी। गन्ने से क्या बना दो? गन्ने से बना दो चीनी, क्या बना दो? चीनी बना दो तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्वितीयक क्रिया हो जाएगी। ठीक, मतलब कि रूप बदलने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं द्वितीयक क्रिया। जो अगर प्राथमिक क्रिया की बात करूं, प्राथमिक जो क्रियाएं होती है वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। किस पर? पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। फर्स्ट जो क्रियाएं होती हैं, जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं वो पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, जिसके अंतर्गत कृषि आ जाएगी, पशुपालन आ जाएगा, ठीक, आखेटक आ जाएगा, इतना ही आता है। और उसके अंतर्गत खनन भी आ जाएगा। खनन क्रिया आपसे पूछ ले कि खनन क्रिया कौन किसके अंतर्गत आएगी? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी आपकी खनन क्रिया। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी? किस भाषा में? संस्कृत में हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर बात करूं, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पहले लोगों ने रहना प्रारंभ किया था। वहीं पर लोगों ने क्या किया? कृषि का भी प्रारंभ किया। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर किसकी बात की गई? सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में कृषि, स्त्री पुरुष ने सबसे पहले क्या किया? चावल और गेहूं कहां पर उगाए थे? सबसे पहले चावल और गेहूं भी सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के बीच में उगाए थे। और लोगों ने भेड़ बकरी, ठीक, इनको पालतू भी बनाया था। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की।
कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की, प्राचीन शैल चित्रकला मिली है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश की बात करूं तो भीम बेटिका में कहाँ मिली है? शैल चित्रकला आपकी भीम बेटिका से मिली है, ठीक, भीम बेटिका से मिली है। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ठीक, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से आपकी चित्रकला मिली है। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की, दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था राष्ट्रकूट का संस्थापक कह सकते हैं, ठीक। संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसने मोमिस और सोलोमान जैसे गुण विद्वान थे। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। प्रदीप्ति व्रत क्या है? विषुवत व्रत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं तब इसी को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक, कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है, मतलब कि किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है आपका कोलकाता। लक्षद्वीप समूह में स्थित है, अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसमें है? अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार और ये द्वीप समूह कहां पर है बताइएगा जल्दी कमेंट बॉक्स में, ठीक। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास जो हैं, गंपास क्या होता है? गंपास होता है बौद्ध विहार या मंदिर, या इसको बौद्ध मठ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बौद्ध मठ के नाम से भी जाना जाता है गंपास को, ठीक। बात करूं अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की, 19 कहता कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड भी इसको कह सकते हैं, मेरुदंड कहलाता है। इस्पात जो उद्योग होता है वो क्या कहलाता है? रीढ़ की हड्डी कहलाता है। बात करूं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग है? राज्य के दोस्तों 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा राव फूले ने किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी एक पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, क्या नाम है? गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि 1873 में समर्पित की गई थी, लिखी गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। अगर आपसे पूछे कि केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है, मतलब कि ये तो तिब्बत का ग्रंथ हो जाएगा। जबकि जो लद्दाख के लोग हैं, कहाँ के लोग? लद्दाख के लोग इस ग्रंथ को गाते हैं। कौन कौन से लोग? मुस्लिम समाज और बौद्ध समाज जो है इस ग्रंथ को गाते हैं और इस पर नाटक भी लिखते हैं। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24, यूराल पर्वत अलग करते हैं, किसको अलग करते हैं? एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? छत्रक शैल पाए जाते हैं रेगिस्तान में, ठीक। रेगिस्तान में क्या पाए जाते हैं? छत्रक शैल पाए जाते हैं। किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम कोयला जो है आपके, ये कैसे ईंधन है? ये है आपके जीवाश्मी ईंधन। मतलब कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर उथल पुथल होने के कारण जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए थे, उसी के रूप में जो परिवर्तित हुए हैं वर्तमान में पेट्रोलियम और कोयला, इसी कारण इनको कहते हैं जीवाश्मी ईंधन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है निकिल एवं लोहे से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो परपटी होती है मुक्ता बनी होती है, सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी होती है, जिसे सियाल कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहूँगा कि जो क्या होता है कि क्या मतलब कि जो पृथ्वी की जो 3 परतें होती कौन सी? पहली होती है आपकी परपटी, दूसरी होती है कौन सी? दूसरी होती है मेंटल, ठीक, दूसरी मेंटल होती है, तीसरी आपकी होती है क्रोड। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि क्रोड में क्या पाया जाता है, मेंटल में क्या पाया जाता है, परपटी में क्या पाया जाता है, तो सब कुछ यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक। परपटी को कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सियाल का मतलब होगा सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। परपटी यानी कि पहली परत में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। बात करूं मेंटल की, मेंटल को कहते हैं दोस्तों सीमा। क्या कहते हैं? सीमा भी इसी को कहते हैं।
यस आई का मतलब क्या होगा, सिलिका हो जाएगा। एम ए का मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। मेंटल में क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम के भंडार पाए जाते हैं। मेंटल को कभी कभी महासागरीय परपटी भी कह देते हैं। मेंटल को क्या कह देते हैं, महासागरीय परपटी भी इसी को कह देते हैं, महासागर की परपटी। ठीक, क्रोड में पाया जाता है निफे। ठीक, क्या पाया जाता है, निफे। एन का मतलब निकेल और एफ का मतलब होगा फेरस यानी कि लोहा। निकेल और लोहा पाया जाता है आपकी आंतरिक परत यानी कि क्रोड में। आशा करता हूं आपको तीनों ही पॉइंट अच्छे ढंग से समझ में आ चुके होंगे। बात करूं यहां पर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29, समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई कोण बनाती है। बात करूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 की, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था। मुमताज अली ने दिया था। ठीक, बात करूं यहां पर अगले क्वेश्चन की, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बौद्ध संघ के नियम से संबंधित हो जाएगा आपका विनय पिटक। बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 पिटक है जिन्हें 3 टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। पहला पिटक कौन सा है आपका, सुत्त पिटक पहला है। दूसरा है आपका विनय पिटक, यहाँ पर दिया गया विनय पिटक। विनय पिटक के बाद है एक अभिधम्म पिटक। कौन सा है, अभिधम्म पिटक भी आपका है। ठीक, अभिधम्म पिटक भी है। सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में दोस्तों आपके बताए गए हैं सिद्धांत। क्या बताए गए, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत बताए गए हैं। जबकि विनय पिटक में क्या बताए गए, नियम बताए गए हैं, संघ के नियम विनय पिटक में बताए गए। अभिधम्म पिटक की बात करूं उसमें क्या है, धार्मिक व्याख्या है। धार्मिक व्याख्या आपकी किसमें है, धार्मिक व्याख्या आपकी है अभिधम्म पिटक में। क्वेश्चन आपसे मिलान का भी यहाँ से पूछ सकता है, स्टेटमेंट का भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। वे इस स्थान को कहते थे, मतलब कि उस स्थान को कहते थे मंडप कहा जाता था। इसे सभागार भी कह सकते हैं जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। पत्नी को भी, पुत्र पुत्रों और पुत्र पुत्रियों को, मतलब कि पत्नी को भी मिलेगा, पुत्री को भी मिलेगा और उसके बेटे को भी समान अधिकार प्राप्त होगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की, 34 की, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। वायुमंडल, जिसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या करती है, रेडियो प्रसारण की तरंगे में सहायता करती है। आपसे अगर पूछा जाए कौन सी परत, क्षोभ मंडल। ठीक, यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊंगा ना मैं। यहाँ पर क्षोभ मंडल की अगर बात करूं, किसकी, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की बात करूं, किसकी, समताप मंडल में आपके उड़ते हैं हवाई जहाज। हवाई जहाज किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद आपका आता है कौन सा मंडल, उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल। उल्कापिंड आने पर ही जल जाते हैं मध्य मंडल में, क्वेश्चन बन सकता है इसलिए यहाँ पर बताता हूँ आपको। उल्कापिंड आने पर जल ही जाते हैं किस मंडल में, समताप मंडल में आने से ही उल्कापिंड जल जाते हैं। अगर बात करूँ किसकी, अब आएगा आपका आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल को बाह्य मंडल जो कि आपको बता दिया है यहाँ पर। बात करूं बहिर्मंडल की, जो सबसे लास्ट वाली परत होती है बहिर्मंडल। ठीक, बहिर्मंडल में क्या होता है कि उसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें वो तरल मात्रा में तैरती रहती हैं, मतलब कि विशाल मात्रा में गैसों का वहां पर भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से एक किस्म है। जूट की किस्म है सुनहरी जरी। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से लिखे गए थे। किस लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकतर लिपि में लिखे गए थे। अगर बात करूं ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, 1838 में जेम्स प्रिंसेप, जो कि ब्रिटिश अधिकारी था, किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर बता देता हूं आपको। ठीक, बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन 37 नंबर का, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ठीक, इन तीनों में क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं चारों ओर। बात करूं अगले क्वेश्चन की, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय क्या है, खानकाहों से क्या अभिप्राय है। वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे खानकाह या खानकाहों। ठीक, अगर बात करूं दरगाह की, दरगाह क्या था, दरगाह जब किसी सूफी संत की मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफनाने वाली जगह को ही कह सकते थे दरगाह, और बाद में वो जगह कैसी हो जाती थी, पूजनीय जगह हो जाती थी। ठीक,
तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को पुकारा जाता है? मतलब कि हमने यहाँ पर सब कुछ आपके लिए नोट डाउन कर लिया था। भारत में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं झूम खेती या झूमिंग कृषि, ठीक। मलेशिया में कहा जाता है लद्दाख। मलेशिया के साथ आप इंडोनेशिया को भी ध्यान में रखिएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दो देशों में इस कृषि को क्या कहते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया में कहते हैं लादांग। क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। मैक्सिको में क्या कहते हैं? मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा। एक बात और याद रखिएगा, अमेरिका आपसे पूछ रहे, क्या पूछ रहे? अमेरिका में और मैक्सिको, इन दोनों देश में ही स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं, ठीक। बात करूं ब्राजील में इस कृषि को क्या कहते हैं? ब्राजील में इसको कहते हैं रोका। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है स्टेटमेंट वाला भी बन सकता है, मिलान वाला भी बन सकता है, ठीक। यहां पर मिलान वाला भी बन सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनेगा, याद रखना आप सभी लोग। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? 40 की। सूर्य एवं चंद्रमा के पृथ्वी की सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय परिसंचरण की उत्पत्ति होती है? तो ज्वार भाटा आपके उत्पन्न होते हैं किस कारण से? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। बात करूं यहाँ पर हाइगियोग्राफी, हाइगियोग्राफी किससे संबंधित है? संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है कर्क रेखा, आपके भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कुल 8 राज्यों को ये रेखा छूकर गुजरती है। बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय राष्ट्र राज्य वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता शब्द गढ़ा था या इसको दिया था, याद रखिएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? 45 की। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में चला। ये तीनों ही वंश क्या करना चाहते थे? कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उस वक्त कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 की। पृथ्वी को भू-आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? पृथ्वी ध्रुवों के पास कैसी है? थोड़ी चपटी है। और बीच में कैसी है? बीच वाली भी याद रखिएगा, बीच में है पृथ्वी आपकी उभरी हुई। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? भू-आब कहते हैं, याद रखिएगा, भू-आब कहते हैं। निम्नलिखित में से मानचित्र का घटक नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसको काट दीजिए आप, ठीक। घटक कौन कौन से घटक? मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक यहाँ पर राइट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता को ही कहते हैं ऋतु प्रवास। इसका मतलब होता है कि जब लोग अपने पशुओं के साथ चरागाह और पानी की उपलब्धता के अनुसार किसी अन्य जगह पर ले जाएं तो उसी को कहते हैं ऋतु प्रवास। बात करूं क्वेश्चन नंबर 49 की। निम्नलिखित स्थलों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पठारों पर खनिज अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस लिए लोकप्रिय है या प्रसिद्ध है? कलमकारी छापे के लिए। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया बंगाल? ठीक, बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो चुका था। किसके नेतृत्व में? मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में अलग हो चुका था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बंगाल का जो संस्थापक था कौन था? मुर्शिद कुली खान ही बंगाल का क्या था? संस्थापक था। बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को ही कहते हैं विधायिका, जो कि एक अंग है, ठीक, उसका। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। जैसा कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित है कि ब्रह्मदेव उपहार में दी गई भूमि होती है, वह निम्नलिखित में से किसको दी जाती है? ब्राह्मणों को दी जाती है, ठीक। कौन सी भूमि? ब्रह्मदेव भूमि को कहते हैं ब्राह्मणों की भूमि। शाला भोग जो भूमि होती है वो विद्यालयों के लिए होती है, ठीक। इस प्रकार की तमाम भूमि आपकी किताब में दी गई है। तो चलिए हम उसी को भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि
भूमि के प्रकार, ठीक, चोल अभिलेखों में भूमि निम्नलिखित कोटियों में उल्लेख मिलता है। बेलन बगाई, ठीक, गैर ब्राह्मणों की किसान की भूमि को कहा जाता था। ब्रह्मदेह यहाँ पर आ चुका है। ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि। साला भोग थी आपकी किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए, ठीक। देवदान या तिरुअनमंटकनी मंदिर में उपहार वाली भूमि, ठीक। और जैन संस्थानों में कौन सी भूमि दी जाती थी? पल्ली चंदम इस नाम से जाना जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके समय बेटी कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? चोल, ठीक, किस वंश के समय? चोल राजवंश के समय बेटी कर के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। निम्नलिखित महासागरों में से पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है? किस सागर में स्थित है? राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का एक गर्त है, कौन सा गर्त? मेरियाना गर्त, ठीक, जो कि दुनिया का सबसे गहरा ठीक गहरा गर्त है। कहां पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? गवर्नमेंट यानी कि सरकार उसको नियुक्त करती है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका सरकार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाली है न्यायपालिका, ठीक। न्यायपालिका अंतिम व्याख्या करने वाली होती है। निम्नलिखित में से मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए? सूती कपड़े, ठीक, कौन से? सूती कपड़े। सुनहरे रेशे से क्या अभिप्राय है? सुनहरे रेशे से क्या अभिप्राय है? सुनहरे रेशे का मतलब होता है पटसन। क्या होता है? पटसन। किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम की सेवाओं की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि राख के अवशेष कहाँ मिले थे? राख के अवशेष मिले कुरनूल गुफा से। कहां से? कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले थे। अगर आपसे पूछा जाए कि शुतुरमुर्ग जो है, इनके अंडे के जो, ठीक, अंडे के जो है अवशेष यानी कि जो छिलके के अवशेष मिले हैं शुतुरमुर्ग के, ठीक, तो कहां से मिले हैं? ये मिले थे पटने से। कहां से? पटने से मिले थे। पटने आपका पड़ता है महाराष्ट्र। पटने महाराष्ट्र से प्राप्त हुए थे शुतुरमुर्ग के साक्ष्य, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, ठीक। आतपन का संबंध किससे है? सूर्य के साथ आतपन का संबंध है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 78% पाई जाती है वायुमंडल में। दूसरे नंबर पे है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 21% आपके वायुमंडल में। अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चोल, चेर और पांड, ठीक, इन तीनों को क्या कहा गया है? मूवेंद्र कहा गया है संगम कविताओं में, ठीक। संगम साहित्य किसे कहते हैं? ठीक, संगम साहित्य कहते हैं दक्षिण भारत की रचनाओं को कहा जाता है संगम साहित्य। अब बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंदगां शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया जाता था? गुलाम या दासों के लिए मध्यकालीन में बंदगा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। बात करें अगले क्वेश्चन की, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन, कौन सा आंदोलन? स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की? ईबी रामास्वामी या पेरियार ने इसकी स्थापना की थी, ठीक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण से क्या बनती है? समुद्री गुफाएं बनती हैं तटीय क्षेत्रों में। समुद्र द्वारा बनाई गई कुछ आकृति भी है, जैसे कि स्टेक। आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? स्टेक कैसी आकृति है? ये समुद्र के द्वारा ही निर्मित आकृति होती है स्टेक भी। और तटीय मेहराव आपसे पूछ ले, क्या पूछे? यहाँ पर लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। तटीय
मेहराव। ठीक, तटीय मेहराव कैसे निर्मित होता है? ये भी समुद्री तरंगों के द्वारा ही तटीय मेहराव निर्मित होता है। स्टेक का मतलब होता है दीवार जैसी आकृति। कैसी आकृति? दीवार जैसी जब समुद्र में आकृति बन जाती है उसी को कहा जाता है स्टेक। याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन की? 69 नंबर की क्वेश्चन की। मैंने आपको कितनी ही जल्दी क्वेश्चन 69 तक करवा दी है। ठीक, ऐसा कोई भी टीचर आपको इतनी सुपर फास्ट तरीके से नहीं करवाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन पुरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं? होसंगी थे। कहां से मिले? होसंगी से मिले हैं। होसंगी जो है आपका ये पड़ता है दोस्तों कहां पर? कर्नाटक में पड़ता है। आपका एक स्थल है जहां से क्या मिले थे? पुरा पाषाण स्थल से क्या मिले थे? चूना पत्थर के औजार मिले थे आपके हुंसगी से। ठीक, बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पर? 70 है। समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? दो काल खंडों के मध्य संबंध पता लगाने के लिए समय रेखा इतिहास में इस्तेमाल की जाती है। महाजनपदों के राजाओं या शासकों के नियमित कर वसूलते थे। ठीक, कौन से कर वसूलते थे वो लोग? फसलों पर भी कर वसूलते थे, शिल्पकारों पर भी कर वसूलते थे, व्यापारियों पर भी कर वसूलते थे, किसानों पर भी कर वसूलते थे, आखेटकों पर भी कर वसूलते थे। किस पर? आखेटकों पर भी वो कर वसूलते थे, जो कि फल के रूप में भी राजा को दान दिया करते थे। जो कुछ भी कंदमूल फल इकट्ठा किया करते थे जंगलों से, उनको भी राजा को देना पड़ता था। ठीक, मतलब कि वो सभी प्रकार से कर वसूलते थे। कहाँ के राजा? महाजनपद काल के राजा। 6ठी शताब्दी की यहाँ पर बात की जा रही है। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 72। लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का जो मौखिक संग्रह ग्रंथ है जिसे केसर सागा कहते हैं को गाते हैं, उस पर नाटक भी खेलते हैं? क्या करते हैं? नाटक खेलते हैं। तो मुसलमान और बौद्ध लोग। ठीक, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ही क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण होता है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा। ठीक, वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? 76 की। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग। कैसे होगा वायु मार्ग? यहाँ पर बात की गई जब आपदाएं आती हैं किसी पहाड़ी क्षेत्र पर, ठीक, मतलब कि दुर्गम क्षेत्र पर, वहां पर आपकी बस कार तो पहुंच नहीं पाएंगी, तो क्या पहुंचेगा? वहां पर पहुंचेगा वायु मार्ग, यानी कि हवाई जहाज वहां पर पहुंचाए जाएंगे। और जनसंख्या है, यानी कि जो जन के लोग हैं उनको भोजन, जल, कपड़ा आदि वहां पर वितरित की जाएगी। किस मार्ग से? वायु मार्ग से वितरित की जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्प कहलाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मुड़ मुड़कर बहती है, मुड़ मुड़कर बहती है, तो उसी को कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प या सर्पाकार आकृति कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के नाम बताइएगा, यानी कि उनको क्रम से लगाइएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए बता देता हूं आपको यहाँ पर। ठीक, जो स्थलाकृतियां नदियों के द्वारा बनाई जाती है तो कौन सी आकृति बनाई जाती है? ठीक, विसर्प आपकी एक आकृति हो गई। डेल्टा भी किसके द्वारा बनाई जाती है? नदियों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, डेल्टा। और जल प्रपात, यहाँ पर लिख देता हूं, जल प्रपात भी आपकी नदी के द्वारा बनाई जाती है। वितारिका भी बनाई जाती है। और वितारिका के बाद कौन सी आकृति बनाई जाती है? वितारिका आपकी होगी जलप्रपात, डेल्टा और विसर्प। और एक बनाई जाती है चाप झील। ठीक, चाप झील भी नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति होती है। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो कि नदियों के द्वारा बनाई गई आकृति होती है। यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है जनसांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी कहलाती है। जनसांख्यिकी कहलाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है?
पीसी कल्चर कहलाता है मछलियों का प्रजनन। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कह दिया गया कि टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सेरी कल्चर किसे कहते हैं, कौन सा सेरी कल्चर किसे कहते हैं, और पीसी कल्चर आपका हो चुका है। सेरी कल्चर आपसे पूछ लिया जाए, और क्या आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए बीटी कल्चर क्या होता है, ठीक, बीटी कल्चर आपसे पूछ लिया जाए, हार्टी कल्चर आपसे पूछ लिया जाए। चलिए इन सभी को बताते हैं एक एक करके, अच्छे ढंग से बताऊंगा। पीसी कल्चर तो आपको मालूम होगा कि मछलियों के प्रजनन या उनके संबंधित पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। सेरी कल्चर कहते हैं रेशम के कीटों का पालन, ठीक, रेशम कीटों का पालन क्या हो कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरी कल्चर कहलाता है। बीटी कल्चर की बात करूं तो अंगूर वाली खेती, अंगूर की खेती को कहते हैं बीटी कल्चर। हार्टी कल्चर कहते हैं सब्जी वाली खेती को, ठीक, कैसी खेती, सब्जी भी हो उसमें, ठीक, और फूल फल भी उसी में आ जाएं तो उसे कहते हैं हार्टी कल्चर। याद रखिएगा, मैंने आपको पीसी कल्चर बताया, सेरी कल्चर बताया, बीटी कल्चर बताया और हार्टी कल्चर भी बता दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये कैसे है, ये सभी आपके हो जाएंगे गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है, नवीकरण, ठीक, क्या मतलब होता है, नवीकरण इनका मतलब होता है। अब आप कहोगे कि नवीकरण का मतलब होता है जो समाप्त ही नहीं होते हैं, असमाप्य, ठीक, असमाप्य, असमाप्य जो होते हैं, असमाप्य वाले संसाधन क्या होते हैं, नवीकरण होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा कैसे होंगे, नवीकरण, यानी कि गैर परंपरागत। परंपरागत या अनवीकरण की बात करें तब आपको बताना कि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये कैसे हैं, ये सभी परंपरागत है, जो कि अनवीकरण है, जो कि समाप्त हो जाते हैं एक बार प्रयोग करने के बाद, दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करूं, स्थल का वह संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्थल संधि। क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इतिहास, ठीक, इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, पूरा पाषाण काल की जो अवधि है वो सबसे लंबी है। जो मानव इतिहास की जो सबसे ज्यादा घटनाएं घटित हुई है वो पूरा पाषाण काल में ही 99% घटनाएं घटित हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की, 84 की। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, आकार में सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। इससे जुड़े पॉइंट भी लेकर आया हूं। अगर आपसे पूछ ले कि आकार के अनुसार महाद्वीपों का क्रम बताइएगा, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा है आपका एशिया, फिर है आपका अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर छोटे से बड़े की ओर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। याद रखिएगा, क्रम भी आपसे पूछ सकता है। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 की। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित भाषा में रची गई थी, संस्कृत भाषा में रची गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के महाजनपद के पहले शासक कौन थे, पहले शासक थे बिंबिसार। कौन थे, पहले शासक मगध के हुआ करते थे बिंबिसार। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, किस पर लिखी गई थी, ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी, जो कि भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाई गई थी। किस नाम से, भुर्ज नामक जो पेड़ हुआ करते थे उनकी छालों से बनाई गई ताड़ पत्रों पर पुरानी पांडुलिपियां लिखी जाती थी, इतना याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 की। कितने की, 88 की। कहता है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे ज्यादा मिले हैं, यानी कि सबसे जो बड़ी संख्या में जो हड़प्पा के नगर मिले हैं वो भारत के किस राज्य में, गुजरात राज्य में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा पूरा स्थल किस में है, तो गुजरात में ही है। जैसे कि लोथल आपका कहाँ पर है, गुजरात का है, जिसे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक, लोथल। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 90 नंबर का। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, भारत में संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, जबकि
राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है। राज्यपाल को कहा जाता है राज्य का पहला नागरिक। और भारत यानी कि पूरे देश का पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? 92 की। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद करते हैं, ठीक। कौन करते हैं? सांसद करते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव। और मुख्यमंत्री की बात करूं, किसकी? मुख्यमंत्री की अगर बात करूं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं कौन करते हैं? विधायक करते हैं, ठीक। कौन करते हैं? विधायक करते हैं मुख्यमंत्री के चुनाव, ठीक। बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि राज्यपाल को नियुक्त करता है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक। राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 की, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को। और अन्य कैबिनेट मंत्री को भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है। अस्पृश्यता किस आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? अस्पृश्यता, ठीक। जाति के आधार पर संदर्भित करती है भेदभाव, ठीक। जाति के आधार पर अस्पृश्यता भेदभाव को दर्शाती है। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 की, कितने की? 96 यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की कितनी रियासतें थी? भारत की रियासतें थी 465। 465 रियासतों को क्या किया था? एकीकृत किया था। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 की, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान लागू कब किया गया था, ठीक, लागू करने की बात कहें तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 98, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे? एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? यहाँ पर बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, चलिए कंफ्यूजन को भी दूर किया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारतीय की जो भारत का जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भाई साहब? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यहीं पर तो कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताएंगे बी.आर. अम्बेडकर को बताएंगे, ठीक, बी.आर. अम्बेडकर बताएंगे। सभा की बात करूं, संविधान सभा का अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछे जाए किसके? मसौदा समिति के अध्यक्ष तो भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। संघ समिति के अध्यक्ष पूछे जाए किसके? संघ समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे, ठीक, इतना याद रखिएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 की, यहाँ पर 100 आ चुका है। इतनी जल्दी तक मैंने 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक। किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे? उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा कहा था कि मुगल कौन है? जो मुगल बहादुर शाह जफर है वो आखिरी ही मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद कोई भी नहीं होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था कैनिंग ने, ठीक। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 की, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। यहाँ पर गलत टाइप हो चुका है, डॉक्टर अम्बेडकर थे आपके मसौदा समिति के अध्यक्ष। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है? पंचवाड़ी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरचित किया गया है? कबीर। कबीर की रचना है कौन कौन सी है? साखी, यहाँ पर याद रखिएगा, साखी, सबद और रामायणी। साखी, सबद और रामायणी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक। इसी का एक भाग है पंचवाड़ी और बीजक। बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 104, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता था? ब्रह्म समाज, ठीक। कौन? ब्रह्म समाज रखता था। कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? समवर्ती सूची के मामलों, केंद्र सरकार और राज्य दोनों ही सरकारें
समवर्ती सूची में अपने अपने कार्य कर सकती हैं। बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 106। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ये दोस्तों है राष्ट्रकूट काल की कृति। राष्ट्रकूट की जो स्थापना है या वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। ठीक, किसने की थी? दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 107। कहता है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं? संघवाद उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया गया था? ठीक, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार कराया गया था, जिसमें क्या था? पत्नी, ठीक, पत्नी को भी उसमें मिलेगा, पत्नी और उसके पुत्र और उसकी पुत्री, इतने को अधिकार दिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 की, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे कहते हैं SHO। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसे SHO, जिसका मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 की, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्य के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 111। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर हो जाते हैं तो क्या होता है? ग्रहों का जो आकार है वो क्रमशः घटता जाता है अगर सूर्य से दूर होंगे तब। बात करूं अगले क्वेश्चन की 112 की, पुरास्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वो भी आपका होता है पुरास्थल। जमीन के अंदर और ऊपर भी पाए जाते हैं। ठीक, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं और ऊपर भी पाए जाते हैं, समुद्र तल में भी पाए जाते हैं और नदी तल में भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पुरास्थल पाए जाते हैं, इतना याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को भी गुरुमुखी में संकलित किया? किसने किया? गुरु अंगद ने किया। ठीक, आईने अकबरी अब आ चुका है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आईने अकबरी से संबंधित, लेकिन कई विद्यार्थी इसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसका जवाब गलत दे देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बारीकी तरीके से आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे, इसके बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ठीक, बताएंगे अब आपको आईने अकबरी के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आईने अकबरी की अगर बात करूं तो यह किस पर आधारित है? ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा आपके लिए लेकर आए हैं सुविधा के लिए। अकबरनामा, ठीक, अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जिन्हें 3 जिल्द भी कह सकते हैं। अकबरनामा के 3 भाग या 3 जिल्द हैं। प्रथम भाग की बात करूं, अकबर के पूर्वजों का वर्णन जो देखने को मिलता है, पहले भाग में मिलता है अकबर के पूर्वजों का वर्णन। ठीक, अगर बात करूं अकबर से आदम की कहानी, यानी कि आदम से लेकर अकबर की कहानी का वर्णन किस भाग में मिलता है? या अकबर के पूर्वजों का वर्णन मिलता है आपको पहले भाग में, फर्स्ट भाग में मिलता है। ये आपने कंफर्म कर लिया। बात करूं दूसरे भाग की, अकबर के शासनकाल का घटनाक्रम याद रखिएगा आप। ठीक, घटनाक्रम मिलता है दूसरे पार्ट में, दूसरे वाले भाग यानी कि दूसरी जिल्द में मिलता है। तृतीय भाग को कहते हैं आईने अकबरी। ठीक, तृतीय भाग को क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। अकबर के प्रशासन की रीति रिवाज सांख्यिकी का विवरण मिलता है आईने अकबरी से। ठीक, ये अकबरनामा के 3 भाग हैं। अकबरनामा की जो रचना है वो अबुल फजल ने की थी, जो कि अकबर का कौन था? दरबारी कवि था। याद रखिएगा, हमने आपको सब कुछ बता दिया है, आईने अकबरी, अकबरनामा और अबुल फजल। अब आप इससे मतलब कि अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकेंगे, क्योंकि जो अकबरनामा है वो आपके 3 पार्टों में विभाजित है, प्रथम भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तीसरा भाग ही क्या कहलाता है? आईने अकबरी कहलाता है। प्रथम भाग का कुछ नाम नहीं है, ना दूसरे भाग का कुछ नाम है, तीसरे भाग का नाम है आईने अकबरी। पहले भाग में अकबर के पूर्वज, दूसरे भाग में शासन का घटनाक्रम, तीसरे भाग में आधुनिक विशेषताएं उसकी, अकबर के प्रशासन कैसे चलता है, वो कैसे चलता है, रीति रिवाज क्या है, सांख्यिकी क्या है। ठीक, इस प्रकार आपने समझ लिया होगा। बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 115। नारी मताधिकारी आंदोलनकारियों के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? जो आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, ये मैंने रात भर जाग कर, मतलब कि मैं सोया भी नहीं, आपके लिए कंटेंट रात भर तैयार करता रहा। इस कारण मुझे
सर्दी जुकाम हो चुका है, ठीक। इसलिए मेरी आवाज़ जो है आपको बदली सी टाइप सी लग रही होगी, मतलब कि कुछ बदली बदली आपको लग रही होगी। यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 115 की, नारी मताधिकारी आंदोलनकार जो आंदोलन चला था उसकी जो मुख्य मांग थी वो मुख्य मांग थी महिलाओं के लिए मताधिकार। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 की, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? समय निर्धारित करता है। समय के अनुसार मृदा परिच्छेदिका की मोटाई बढ़ती घटती रहती है। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 की, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने के लिए रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, जो कि भूमि जो संरक्षण है उसको, मतलब कि भूमि को संरक्षित करती हैं रक्षक मेखलाएं। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 118 की, निम्नलिखित में से गंगा बेसिन की विशेषता कौन सी? मतलब कि ये सभी आपके लिए गंगा की विशेषता यहाँ पर दी गई है, गंगा बेसिन की, ठीक। गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसकी विशेषता क्या क्या है? ओक्स बो लेक यानी कि चाप झील चिन्हित है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। इसकी ये विशेषताएं हैं, ठीक। किसकी? यही इसकी विशेषताएं हैं आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से लेकर 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? शंकुधारी वनों को टैगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है किस अक्षांश तक स्थित होती है? 50 से लेकर 70 डिग्री के अक्षांश में स्थित होती हैं। बात करूं दोस्तों 50 अक्षांश और 70 अक्षांशों के बीच में स्थित होती है। कौन सी? शंकुधारी वन, जिन्हें टैगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं? हिमनद के निक्षेपण को कहते हैं हिमोड़, ठीक। हिमोड़ कहते हैं हिमनद के निक्षेपण को। अगर बात करूं किसकी? पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं? पवन के निक्षेपण को कहते हैं लोयस, जो कि चीन में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपके लोयस के विशाल भंडार पाए जाते हैं लोयस में, ठीक। कहां पर? चीन में। बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की 121, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? जो ऋतु होती है वो किस कारण से होती है? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना ही क्या होता है? ऋतुओं का कारण होती है, ठीक। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। चलिए इनको बारीकी से एक एक करके समझा भी देते हैं। अगर पूछा जाए आपसे क्षोभ मंडल, क्या पूछा जाए? क्षोभ मंडल में होती है मौसम संबंधी सभी प्रकार की घटनाएं, इतना याद रखिएगा, आंधी तूफान, ठीक। समताप मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज ही उड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। मध्य मंडल की बात करूं, ठीक, किसकी? थर्मोस्फीयर की अगर बात करूं, इसमें उल्कापिंड जो होता है वो क्या होता है? जल जाता है। उल्कापिंड आने पर ही जल जाते हैं आपके मध्य मंडल में। बाह्य मंडल की बात करूं, किसकी? बाह्य मंडल की अगर बात करूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। बाह्य मंडल में क्या होता है? बाह्य मंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं, जो कि रेडियो प्रसारण की जो तरंगे हैं वहीं पर उत्पन्न होती। बहिर्मंडल में आपकी तरल मात्रा में तमाम गैसें तैरती रहती हैं। हमने यहाँ पर आपको सभी चीजें समझा दी हैं, चाहे क्षोभ मंडल हो चाहे समताप, ठीक। सभी को मैंने बारीकी तरीके से समझा दिया है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि मिलान से भी बन सकता है, स्टेटमेंट यानी कि कथन से भी यहाँ पर बन सकता है, इसलिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया। बात करूं गैरिसन नगर क्या होता है? किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, जो छावनी नगर होते हैं। कैसे? जो छावनी नगर होते हैं उन्हीं को कहते हैं गैरिसन नगर। जैसे कि मेरठ हो गया आपका, अंबाला हो गया, ठीक। ये कैसे नगर है? ये छावनी नगर के अंतर्गत आते हैं। बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ना, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 124, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। रामानुज द्वारा विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? 11वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया गया था। बात करूं क्वेश्चन नंबर 125 की, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है जो गर्म जलधारा, वो कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर,
समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण क्या है? बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाएं उस मंडल में नहीं होती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो समताप मंडल होता है, कौन सा मंडल? समताप मंडल होता है। इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं, ओजोन लेयर के नाम से भी जानते हैं। इतना याद रखेंगे आप सभी लोग। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब के बारे में सही कथन यहाँ पर दिए गए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। कितनी? 23.5 डिग्री अक्षांश यह अपनी झुकी हुई है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब की बात यहाँ पर की जा रही है। ग्लोब कैसा है? वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक, कैसा है? वास्तविक प्रतिरूप होता है ग्लोब। ग्लोब का आकार छोटा बड़ा भी हो सकता है। बात करूं क्वेश्चन नंबर 128 की। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है? पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना ही पूर्वाग्रही का अर्थ होता है। ये जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना पूर्वाग्रही, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी क्या होता है? पूर्वाग्रही होता है। मैंने आपको बताया कि पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकेगा कथन के रूप में और स्टेटमेंट कह सकते हैं, वैसे पूछा जाएगा कौन सा कथन इन दोनों में से सही है। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। कहता है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं के में सम्मिलित किया जाता है? पुलिस सेवाएं आपकी सार्वजनिक होती है, न्यायिक सेवाएं भी आपकी सार्वजनिक होती है और शैक्षिक सेवाएं भी सार्वजनिक होती हैं। बात करूं अगले क्वेश्चन की। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 130। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 21 में। ठीक, अनुच्छेद 21 में। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131 की। कौन सा है यहाँ पर? 131 आ चुका है। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? शताब्दी का मतलब होता है कि 100 वर्ष पहले की बात करी गई। 13वीं शताब्दी को कह सकते हैं 1200। ठीक, 1200 की यहाँ पर बात की गई। 1200 में कौन था यहाँ पर? रजिया थी। ठीक, रजिया के बारे में है कथन कहा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन तमिलनाडु में बस्तियों को उर कहते थे। किन की बस्तियों को उर कहते थे? खेतीहरों या किसानों की बस्तियों को प्राचीन तमिलनाडु में उर कहा जाता था। उर कहा जाता था। बात करूं अगले क्वेश्चन की। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 132। यहाँ पर 132 ये भी है और 132 ये भी है, तो एक ही जगह पर मतलब कि क्वेश्चन का क्रमांक गलत हो चुका था यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? अभंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अभंग के नाम से जाना जाता है मराठी में लिखे गीतों को। यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की। ठीक, बख्शी, बख्शी क्या था? सैनिक वेतनाधिकारी को कहते थे बख्शी। धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री को कहते थे सद्र। सैन्य कमांडर को कहते थे एकतादार। नगर का पुलिस अधिकारी को कहते थे कोतवाल। इतना याद रखिएगा सभी लोग। ठीक, बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 134। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमत्तू खेती के लिए इस्तेमाल होता था? बेवड़ा। बेवड़ा नहीं है यहाँ पर, बेवड़ होगा। ठीक, क्या होगा? बेवड़। बेवड़ जो शब्द है ये घुमत्तू खेती के लिए प्रयुक्त होता था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसको प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ पर बेवड़ा लिख गया है गलती से। ठीक, यहाँ पर बात करूं क्वेश्चन नंबर 135 की। किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? मौलाना आजाद ने इसको विरोध किया। ठीक, खान अब्दुल गफ्फार ने भी इसका विरोध किया था। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि 136। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? ये जलीय भागों से होकर गुजरती है। महासागरीय पर्पटी मुख्य खनिज क्या क्या है? मतलब कि मुख्य खनिज कौन कौन से महासागरीय पर्पटी की यहाँ पर बात की गई, यानी कि सीमा की यहाँ पर बात की गई है। तो क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा आपका सिलिका और एम से हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम। ठीक, मेंटल में भी यही पाया जाता है आपका। ठीक, मेंटल दूसरी परत यानी कि महासागरीय पर्पटी की बात करूं तो मैग्नीशियम और सिलिका यहाँ पर पाया जाता है। बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 138। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहां उसे बांच
अयस बीज के पेड़, फीजेड, मोनाल पक्षी, कैसा पक्षी, मोनाल पक्षी मिले। निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का उसने दौरा किया? ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती जो वन होती है वहां पर मोनाल पक्षी पाया जाता है। क्वेश्चन का पता इस बार पूछा जा सके आपसे कि मोनाल जो पक्षी है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। ठीक, ऐस बीच के पेड़ ये सभी फीजेड आपके पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। बात करूं अगले क्वेश्चन की, वनों के प्रकार की पहचान करने के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर। ये वन सघन और यहाँ साल भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबूनस, महोगनी इस प्रकार के वनों यहाँ पर वन पाए जाते हैं, यानी कि वन यहाँ के महत्वपूर्ण है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय वन। इंपॉर्टेंट दोनों ही पॉइंट यहाँ पर थे, क्योंकि उष्ण कटिबंध जो वन होते हैं सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पर साल भर क्या होता है? वर्षा होती है। ठीक, महोगनी, आबनूस और रोजवुड जैसे यहाँ पर वन पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंध और भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 140। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं नदी मुहाना। क्या कहते हैं? नदी मुहाना कहते हैं। सतत विकास का अर्थ है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके, उसी को कहते हैं सतत विकास। इसका मतलब क्या हुआ कि संसाधनों का प्रयोग कम से कम करो ताकि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। इसी का अर्थ होता है सतत विकास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सीढ़ी नुमा खेती के जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। क्या हो? पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। बात करूं यहां पर अगले क्वेश्चन की। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। एक पक्की दुकान यानी कि बाजार की जो पक्की दुकान की ये सभी विशेषताएं हो जाएंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? टिन के ये अग्रणी उत्पादक देश हैं। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। नगर निगम में चुने गए सदस्य को कहते हैं पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्षद कहते हैं। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 155 की। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 156 की। भारत में किस तरह के श्रम कानून को प्रतिबंधित किया गया? बेगार। बेगार का मतलब होता है कि किसी से काम करवा लेना और उसको बदले में कुछ नहीं देना, कुछ रुपए पैसे नहीं देना, इसी को कहा जाता है बेगार। जबकि सरकार द्वारा इसको क्या कर दिया जाएगा? रोक लगा दी गई है। ठीक, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह कारण क्या है? समुदायों की बड़ी संख्या है, इसी का कारण। निम्नलिखित में से भारत की संसद बनाते हैं, राज्यसभा मिलकर बनाता है, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों ही मिलकर बनाते हैं भारत की संसद। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 159 की। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना ही कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? उसका बाकी समाज से अलगाव होता है। मैंने आपको यहाँ पर 160 पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख लिया होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।